हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। ये जो वीडियो है बेसिकली ये स्टेट लेजिस्लेचर का तीसरा पार्ट है एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर की जो सेशंस होते हैं उसके प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे टर्म्स इसके अंडर हम स्टडी करेंगे। ओके, उनसे जुड़ी बहुत सारे प्रोविजंस जानेंगे। साथ ही साथ जो है डिफरेंट जो बिल्स हैं हमारे ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, उसके बारे में जानेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरह से एक्ट बनते हैं, किस तरह से पास किए जाते हैं, उसके स्टेप्स के बारे में, उनसे जुड़ी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जब भी हम सेशंस की बात करते हैं तो उससे जुड़ी बहुत सारे टर्म के बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक एक करके देखते हैं ये सारे टर्म्स। तो पहला जो टर्म है वो है समनिंग। ओके, समनिंग का क्या मतलब होता है? द गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट, यानी कि स्टार्ट करना। ओके, तो सेशंस को शुरू करने का जो प्रोसेस कहते हैं उसे हम समनिंग कहते हैं। एंड जो इसे कौन करेंगे समन? हमारे जो गवर्नर होते हैं। ओके, पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नर रहते हैं वो उसी पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर को समन करते हैं, मीटिंग के लिए बुलाते हैं। ओके, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। ये जरूर याद रखें कि जो दो सिटिंग्स या फिर जो सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको दूसरा सेशन जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, शुरू करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू समन द नेक्स्ट सिटिंग विद इन द 6 मंथ्स ऑफ द प्रीवियस वन। ओके, ये याद रखें। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है? बेसिकली एन एडजर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्क इन ए सिटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम विच में बी आवर्स, डेज और वीक, यानी कि किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जो वर्क चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसे सस्पेंड कर देना। ओके, कुछ टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए बंद कर देना, उसे कहते हैं एडजर्नमेंट। एंड एडजर्नमेंट साइंड है, एक और टर्म होता है एडजर्नमेंट साइंड है। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। पहला जो है एडजर्नमेंट, इट इज फॉर स्पेसिफाइड टाइम। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाता है कि इतने दिन तक, इतने घंटे तक या फिर इतने हफ्ते तक, ऐसे कोई टाइम लिमिट दिया जाता है। लेकिन एडजर्नमेंट साइंड डाई में क्या होता है? इट्स टर्मिनेट्स द सिटिंग ऑफ एन स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, यानी कि अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित कर देना, एडजर्न कर देना, उसे कहते हैं एडजर्नमेंट साइंड डाई। ये डिफरेंस याद रखें प्लीज। ओके, तो एडजर्नमेंट साइंड डाई का मतलब होता है फॉर इनडेफिनाइट टाइम, और खाली जब अगर हम एडजर्नमेंट की बात करते हैं देन इट इज फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। द पावर ऑफ बोथ ऑफ दिस लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइंड डाई करने का जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि पर्टिकुलर हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है, मे बी चेयरमैन और द स्पीकर। सिमिलरली ये तीसरा जो है वो है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का क्या मतलब होता है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी रहेंगे, हमारे चेयरमैन हो या स्पीकर हो, ये डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न साइंड डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीट, यानी कि एक सेशन जब पूरा कंप्लीट होता है तभी उसे हम कहते हैं प्रोरोगेशन। ओके, तो सेशन कंप्लीट होने से पहले अगर कोई सिटिंग चल रहा है और उसी दौरान आप उसे टर्मिनेट करते हैं टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए, उसे एडजर्नमेंट कहेंगे। और आफ्टर द वर्क और आफ्टर द बिजनेस इज डन, जब ये खत्म हो जाता है सेशंस के एंड में, उसे जब टर्मिनेट किया जाता है उसे हम प्रोरोगेशन कहते हैं। और इसका जो पावर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही रहता है। ओके, विद इन द नेक्स्ट few days द गवर्नर इशू ए नोटिफिकेशन प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन, यानी कि जो सेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन बाद जो हमारे गवर्नर होते हैं वो इशू कर देते हैं कि ये प्रोरोग किया जाता है। ओके, आफ्टर एडजर्नमेंट साइंड। नेक्स्ट, हाउएवर द गवर्नर आल्सो प्रोरोग द हाउस विद इन विच इन सेशन, यानी कि सेशन के दौरान भी गवर्नर अगर चाहे तो इसे प्रोरोग कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, याद रखिए। अनलाइक इन एडजर्नमेंट, ए प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स द सेशन ऑफ द हाउस। एडजर्नमेंट में क्या होता है? पर्टिकुलर मीटिंग टर्मिनेट होता है, कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड होता है, कुछ दिनों के लिए डिले पोस्टपोन किया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोरोगेशन वो जो पर्टिकुलर सेशन है वो कंप्लीटली वो सेशन ही टर्मिनेट हो जाता है। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? जैसे कि हम पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल बीइंग द परमानेंट हाउस इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, और जो डिसॉल्व होगा वो है हमारे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली ही डिसॉल्व किया जा सकता है। सिमिलरली ऑन द लेजिस्लेटिव ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हमने अभी जैसे कि बात की कि जो असेंबली होता है सिर्फ और सिर्फ उसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अनलाइक ए प्रोरोगेशन, ए डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, यानी कि देखिए प्रोरोगेशन में क्या होता है? प्रोरोगेशन में पर्टिकुलर सेशन एंड होता है, यानी कि सेशन ही टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन जब भी होता है वो पूरा का पूरा जो असेंबली को ही डिसॉल्व कर देते हैं, यानी पूरा असेंबली का लाइफ एंड हो जाता है। ओके, एंड ए न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड, और उसके बाद जो है डिसोल्यूशन के बाद जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे और एक नया हाउस, नया असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ओके, ये होता है डिसोल्यूशन का मतलब। नेक्स्ट, द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इज। तो ये जो अभी हम पढ़ेंगे वो बहुत जरूरी है आपको समझना। ओके, क्योंकि
जब भी डिसॉल्व होता है कोई एक हाउस तो उस पे रिलेटेड जो भी बिल्स होंगे, ओके, जो भी पेंडिंग बिल्स होंगे, कैसे कौन से बिल्स लैप्स करेंगे, कौन से बिल लैप्स नहीं करेंगे, इससे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो बिल्स के कंडीशंस में बिल्स के लैप्सिंग की अगर हम बात करें तो क्या होता है, बेसिकली ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। ओके, पहला जो है ए बिल पेंडिंग इन द असेंबली लैप्स, अगर असेंबली में कोई बिल पेंडिंग हो रहा है, ओके, और उसी दौरान डिसोल्यूशन हो जाता है, देन वो जो बिल है वो लैप्स कर जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है ए बिल पास्ड बाय द असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल लैप्स, अगर ये असेंबली से पास हो गया हो लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी तक पेंडिंग है तो वो भी लैप्स कर जाएगा अगर आपका असेंबली डिसॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय द असेंबली डज नॉट लैप, यानी कि ये काउंसिल में पेंडिंग रहा होगा लेकिन असेंबली से पास नहीं हुआ होगा, कोई ऐसा बिल है तो वो लैप्स नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट ए बिल पास्ड बाय द असेंबली और पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, ये असेंबली से चाहे पास हुआ हो या फिर दोनों हाउसेस से पास हुआ हो, बट पेंडिंग द असेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट डू नॉट लैप्स, यानी कि दोनों हाउसेस से either पास हो चुके होंगे और सिर्फ गवर्नर का असेंट ही जरूरी के लिए वो पेंडिंग रहा होगा, देन इन दैट केस आल्सो द बिल विल नॉट लैप्स, याद रखें। ए बिल पास्ड बाय द असेंबली और पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट रिटन बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउस डज नॉट लैप, अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के द्वारा रिकंसिडर करने के लिए भेजा गया है वापस, ओके, आफ्टर इट इज बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, रिकंसिडर करने के लिए अगर भेजा गया है तो वो भी लैप्स बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। ओके, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरम क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। Quorum is the minimum number of members required to be present in the house before it can transact any business, यानी कि जब भी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करना हो, मीटिंग कंटिन्यू करना हो, तो अगर आपको मीटिंग कंडक्ट करने के लिए तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि उपस्थित रहना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए उस हाउस में, उसे कहते हैं कोरम। ओके, एंड उसकी अगर हम बात करें, इट इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, जिस किसी की हाउस की भी हम कोरम की बात करें, उस पर्टिकुलर हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको 1/10 मेंबर मिनिमम प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, 1/10 ऑफ द मेंबर शुड बी प्रेजेंट इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड करके, विच एवर इज ग्रेटर, जो भी ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग 1/10 मेंबर एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। आगे, इफ देयर इज नो कोरम, अगर कोरम नहीं है, यानी कि वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू आइदर एडजर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज कोरम। तो ये ड्यूटी बनता है, ये फर्ज बनता है उस पर्टिकुलर हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कि वो उसे एडजर्न कर दे, मीटिंग एडजर्न कर दे, या फिर सस्पेंड किया जा सकता है टिल देयर इज अ कोरम, जितने रिक्वायर्ड मेंबर्स नहीं हो जाते उतने टाइम तक उसे एडजर्न किया जा सकता है। ओके, आगे वोटिंग इन द हाउस, वोटिंग के ऊपर क्या प्रोविजन है देखते हैं, 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑल मैटर्स एट एनी सिटिंग ऑफ द हाउस आर डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, कोई भी मैटर हो जिसके ऊपर आप कोई डिसीजन लेना हो या फिर कोई लेजिस्लेशन फॉर्मुलेशन करना हो, तो इन दैट केस उसके ऊपर वोटिंग जरूरी होता है। ओके, वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि क्या, जो हमारे स्पीकर होंगे और चेयरमैन होंगे वो फर्स्ट इंस्टेंस में कभी वोट नहीं करते, ये हमें पता है, तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर्स रहेंगे उस पर्टिकुलर हाउस में वो सारे वोट डालेंगे। ओके, only a few matters which are specifically mentioned in the constitution like removal of the speaker of the chairman or so on requires special majority, बस कुछ ही मैटर्स जैसे कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए, जैसे कि आपके रिमूवल ऑफ द स्पीकर का हो गया या फिर चेयरमैन को रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन हो गया, उन सब चीज में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। बाकी जो मैटर्स होते हैं, ओके, नॉर्मली जो जनरली ज्यादातर मैटर होते हैं उसमें बस सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। ओके, ये याद रखें। आगे, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे उसी पर्टिकुलर हाउस के फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं देंगे, बट अगर कोई टाई सिचुएशन अराइज हो जाता है, कोई टाई हो जाता है, इक्वलिटी ऑफ वोट आ जाता है, देन इन दैट केस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन आल्सो कास्ट हिज वोट। ओके, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर, लैंग्वेज की बात करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर में कौन से लैंग्वेज यूज किए जाएंगे, इससे जुड़ी क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट और हिंदी और इंग्लिश टू बी लैंग्वेज फॉर ट्रांजेक्टिंग बिजनेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जिस स्टेट की अगर हम बात करें उस स्टेट के पर्टिकुलर ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी होंगे उसमें आप ट्रांजेक्ट कर सकते हैं बिजनेस, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश। तो ये 3 ऑप्शन हैं, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, हिंदी और इंग्लिश। तो इन 3 लैंग्वेज में आप जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, बिजनेस होंगे, वो कंटिन्यू कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। However, the presiding officer can permit a member to address the house in his mother tongue, यानी कि अगर किसी मेंबर को ये तीनों में से कोई भी अगर लैंग्वेज नहीं आ रहा है एंड he wants to continue or he want to address the house in his own mother tongue, तो वो परमिशन लेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से और उनके परमिशन के हिसाब से वो एड्रेस कर सकते हैं हाउस इन हिज मदर टंग, ये याद रखें। The state legislature is authorized to decide whether to continue or discontinue English as a floor language after the completion of 15 years from the commencement of the constitution. Okay, तो जब भी देखिए
हमारा संविधान आया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उस दौरान ये कहा गया था कि इंग्लिश जो है इट विल कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स ओनली। ओके, 15 ईयर्स के लिए कंपलसरी रहेगा। उसके बाद वो जो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेंगे, पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेंगे कि वेदर उन्हें इंग्लिश रखना है एज ए लैंग्वेज टू ट्रांसलेट द बिजनेस या फिर नहीं रखना है। तो ये डिसीजन उनके ऊपर रखा गया था। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि 15 साल के बाद आप उसे यूज करें या ना करें। ओके, ये प्रोविजन दिया गया था। इन द केस ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, दिस टाइम लिमिट इज 25 ईयर्स। ये 4 स्टेट्स में ये 25 साल रखा गया था। एंड दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम इट इज 40 ईयर्स। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के केस में ये 40 साल के लिए किया गया था। बाकी जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनके लिए बस सिर्फ और सिर्फ 15 साल ये कंपलसरी था इंग्लिश को एज ए स्टेट लेजिस्लेचर की लैंग्वेज कंटिन्यू करना। ओके, तो ये जो लास्ट के जो प्रोविजन है ये बहुत जरूरी है, इसे जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। तो हाउस में जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें जो है हमारे मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल के क्या राइट्स बनते हैं, क्या अधिकार हैं। ओके, सो इन एडिशन टू द मेंबर ऑफ ए हाउस बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस, और जो भी मिनिस्टर्स होंगे, एवरी मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ अदर हाउस और एनी कमिटीज ऑफ विच ही इज मेंबर। यानी कि अगर आप पर्टिकुलर किसी एक हाउस के मेंबर हैं तो दूसरे हाउस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, इफ यू आर ए मिनिस्टर। एंड जो अगर आप एडवोकेट जनरल हैं तो उनके पास भी ये राइट है कि वो किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ जो है अगर कोई कमिटी के आप मेंबर हैं तो उसी पर्टिकुलर कमिटी में भी आप यू कैन टेक पार्ट एंड हैव द राइट टू स्पीक। ओके, ये जरूर याद रखें। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही इज मेंबर। यानी कि जिस किसी हाउस के आप मेंबर होंगे उसी हाउस में ही आप वोटिंग दे सकते हैं। ओके, ना कि दूसरे हाउस में। ओके, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे केसेस में, इवन सेंट्रल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में या फिर सेंट्रल मिनिस्टर्स के केस में भी हमने ये राइट्स पढ़े थे। ओके, तो ये सिमिलर है सबके केस में, याद रखें। आगे, देयर आर 2 रीजंस अंडरलाइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। ये जो प्रोविजन लाया गया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था, इसके 2 कारण हैं। ओके, पहला जो रीजन है, देखिए, ए मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ए हाउस ऑफ विच इज नॉट ए मेंबर। यानी कि अगर कोई मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ये प्रोविजन लाना था उनको, इसलिए ये जो एक प्रावधान रखा गया है। ओके, सो एक मिनिस्टर जो होता है वो किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग्स में। ए मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउस। यानी कि अगर कोई मिनिस्टर है और वो किसी भी दोनों हाउस के बिलोंग नहीं करता, नाइदर द विधानसभा नॉट द विधान परिषद, देन ऑल्सो ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस। तो ये प्रोविजंस, ये 2 रीजंस थे उसके लिए, ये जो डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स ये लाए गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑर्डिनरी बिल्स। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे बिल्स के बारे में, ऑर्डिनरी बिल्स कैसे पास होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, और साथ ही साथ इसके बाद हम जानेंगे मनी बिल्स के बारे में भी, वो कैसे पास होते हैं। ओके, क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स से उन्हें जाना पड़ता है। तो अगर हम ऑर्डिनरी बिल्स की बात करते हैं, देन बिल्स इन द ओरिजिनेटिंग हाउस, यानी कि जैसे कि हम पता है अगर एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर है देन इन दैट केस 2 हाउसेस होंगे, तो ऑर्डिनरी बिल्स आइदर ऑफ द 2 हाउसेस में ओरिजिन हो सकते हैं। यानी कि आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ओरिजिन हो सकते हैं या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ओरिजिन हो सकते हैं। तो जिस किसी हाउस में भी ये ओरिजिनेट होते हैं या फिर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उस हाउस से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने हैं, देखते हैं। ओके, सो बिल्स इन द ओरिजिनेटिंग हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी हाउस में ये ओरिजिनेट हो सकती हैं अगर ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है उसी पर्टिकुलर स्टेट में। तो सच ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर और बाय अनदर मेंबर। यानी कि ये गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है और एक प्राइवेट बिल भी हो सकता है। अगर ये मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसे हम गवर्नमेंट बिल कहेंगे, और कोई दूसरा मेंबर अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं ये बिल को, देन उसे हम प्राइवेट बिल मानेंगे। ओके, आगे, द बिल पासेस थ्रू 3 स्टेजेस इन द ओरिजिनेटिंग हाउस। ये जो बिल होता है पहले जब भी ओरिजिनेट होता है उसको, जो भी हाउस में ये ओरिजिनेट होएगा या फिर इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसी हाउस में ये 3 स्टेप्स होकर 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। तो इसके बारे में हमने डिटेल जो प्रोसेस है वो हमने पार्लियामेंट के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे उसमें हम उसी वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं पूरा डिटेल प्रोसेस, कैसे कैसे कमिटीज बनाए जाते हैं, कैसे उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, वो सारी बातें पूरा डिटेल में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग के बारे में हमने स्टडी की है वहां पे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय द ओरिजिनेटिंग हाउस, जब भी ये ओरिजिनेटिंग हाउस से पास होता है, इट इज ट्रांसमिटेड टू द सेकंड हाउस, उसके बाद ये दूसरे हाउस में जाता है अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, देन इन दैट केस। ओके, फॉर कंसिडरेशन एंड पैसेज, तो दूसरे हाउस में ये कंसिडर करने के लिए भेजा जाता है। और इसके बाद ए बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली व्हेन बोथ द हाउसेस हैव एग्रीड टू इट। अगर एक बाइकैमरलिज्म है किसी स्टेट में, देन इन दैट केस दोनों हाउस से पास होना बहुत जरूरी होता है, तभी इन्हें माना जाएगा कि ये जो बिल है पास हुआ है दोनों हाउसेस से। ओके, आगे,
इन केस ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, अगर ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, किसी स्टेट में 2 हाउसेस नहीं है, देन इन दैट केस द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज सेंट डायरेक्टली टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट। अगर एक ही हाउस है और सेकंड हाउस नहीं है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, देन इन दैट केस अगर एक ही हाउस से भी पास हो जाता है तो उसे डायरेक्टली गवर्नर के पास असेंट के लिए भेज दिया जाएगा। ओके, तो इसमें डायरेक्ट प्रोसेस होता है। लेकिन अगर बाइकैमरलिज्म है तो इन दैट केस दूसरे हाउस को भी आपको भेजना पड़ेगा उसके, और उनका भी वोटिंग, उनका भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। नेक्स्ट, बिल्स इन द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के जो भेजा जाता है तो उस केस में क्या होता है, उससे जुड़ी कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है, आगे देखते हैं। So in the second house also the bill passes through all the 3 stages, first, second and third reading, यानी कि जो दूसरे हाउस में पास किया जाएगा उसमें भी इन्हें वही 3 स्टेजेस से वो जो पर्टिकुलर बिल को गुजरना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। इसके बारे में आप डिटेल और पार्लियामेंट वाले चैप्टर में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। When a bill is passed by the legislative assembly and transmitted to the legislative council, अगर ये कोई भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें से ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के बाद दूसरे हाउस यानी कि जो है हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर ये पास होता है, देन द लेटर हैज 4 अल्टरनेटिव्स बिफोर इट, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे उनके पास 4 ऑप्शन है, 4 अल्टरनेटिव्स है, इनमें से ये कुछ भी कर सकते हैं। पहला जो है, इट में पास द बिल एज सेंट बाय द असेंबली, जैसे असेंबली इनके पास भेजेगी उसी टाइप में ही ये कंसिडर करके बिना कोई चेंजेस के एज इट इज उसे पास कर देंगे। दूसरा जो है, इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। दूसरा जो अल्टरनेटिव है, इसमें क्या करेंगे, कुछ चेंजेस अगर करना चाहते हैं अपना अमेंडमेंट्स देंगे और उसे वापस कंसिडर करने के लिए असेंबली में भेजना पड़ेगा वो बिल को। तीसरा जो है, इट में रिजेक्ट द बिल ऑलटुगेदर, ये कंप्लीटली मना कर सकते हैं, कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को। चौथा ऑप्शन जो है, इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग। ओके, फोर्थ जो ऑप्शन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कोई एक्शन लिए बिना, यानी कि ना कि रिजेक्ट करेंगे, ना अमेंडमेंट करेंगे, ना एज इट इज सेंड करेंगे ऐसा या फिर पास करेंगे, तो ये कोई एक्शन लिए बिना इसे पेंडिंग भी रख सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फॉर द सेकंड हाउस, दैट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे अगर देखिए, इफ द काउंसिल पासेस द बिल विदाउट अमेंडमेंट्स, अगर बिना कोई अमेंडमेंट किए एज इट इज उसे पास किया जाता है, और द असेंबली एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द काउंसिल, या फिर अगर जो भी अमेंडमेंट्स ये प्रपोज किए होंगे रहेंगे उसे जो असेंबली है एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि पहला 2 अगर ऑप्शंस में से कोई एक करते हैं, ओके, फर्स्ट ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन में से कोई एक करते हैं, देन द बिल इज डीम्ड टू हैव पास्ड बाय बोथ द हाउस एंड इज सेंट टू द गवर्नर फॉर सेशन। देन इन दैट केस वो जो बिल होगा उसे पास घोषित किया जाएगा दोनों हाउसेस से और गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा फॉर हिज एक्सेप्ट। ओके, अगर अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं या फिर एज इट इज वो पास हो जाते हैं फ्रॉम बोथ हाउसेस। ओके, आगे बट अगर ये 2 ऑप्शंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, जैसे कि ऑन द अदर हैंड इफ द असेंबली रिजेक्ट्स, अगर ये कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं और या फिर जो अमेंडमेंट्स दिए गए हैं उस अमेंडमेंट को ये मानने से, जो असेंबली मानने से मना कर देते हैं, ओके, और द काउंसिल डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 3 मंथ्स, अगर जो काउंसिल है, सेकंड हाउस है, वो 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेती, यानी कि बिल को पेंडिंग ही रखती है, देन दे मे पास द बिल अगेन एंड ट्रांसमिट द सेम टू द काउंसिल। इन दैट केस क्या होगा, जो असेंबली है वो फिर से एक और बार भेजेंगे सेम बिल को विदाउट एनी चेंजेस और उसे कंसिडर करने के लिए बोलेंगे, ओके, काउंसिल को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। अगर सेकंड हाउस के अमेंडमेंट्स कंसीडर नहीं किए जाते, साथ ही साथ अगर ये सेकंड हाउस जो है हमारे बिल को रिजेक्ट कर देती है या फिर उसे पेंडिंग रखती है मिनिमम फॉर 3 मंथ्स, ओके, 3 महीने तक अगर ये कोई एक्शन नहीं लेती, देन इन दैट केस फिर से वो बिल को इंट्रोड्यूस करके असेंबली में इंट्रोड्यूस करके फिर से वो पास करके काउंसिल में फिर से भेजा जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए, इफ द काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल अगेन, अगर सेकेंड टाइम भी ये रिजेक्ट कर देते हैं या फिर पासेस द बिल विद एन अमेंडमेंट नॉट एक्सेप्टेबल टू द असेंबली, या फिर कोई ऐसे अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं जो कि असेंबली एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर इसे फिर से पेंडिंग रखते हैं विदाउट यानी कि पास नहीं करते विदाउट टेकिंग एनी एक्शन अप टिल 1 मंथ, ओके, 1 मंथ के लिए फिर से पेंडिंग रखते हैं, तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, द बिल इज डीम्ड टू हैव पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द फॉर्म इट वाज पास्ड बाय द असेंबली सेकंड टाइम। तो इस केस में ये कंसीडर किया जाएगा कि जो सेकंड टाइम असेंबली ने जो बना के भेजे थे बिल, वो सारे प्रोविजंस एक्सेप्ट हो जाएंगे और ये कंसीडर किया जाएगा कि ये बिल पास हो चुकी है, ओके, इवन इफ द काउंसिल रिजेक्ट्स इट और इट डज नॉट टेक एनी एक्शन विद फॉर 1 मंथ, ओके। तो ये जो ऑप्शंस याद रखें, ओके, क्या क्या केसेस, कौन कौन से केसेस हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर रिजेक्ट कर देते हैं या फिर कोई ऐसे अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं जो कि असेंबली को मंजूर नहीं है, या फिर ये बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते until 1 मंथ, ओके, तो उतने टाइम तक अगर ये बिल को पेंडिंग रखते हैं, देन इन दैट केस ये कंसिडर किया जाएगा, ये माना जाएगा कि वो लोग पास कर चुके हैं, और इन दैट केस इट विल बी कंसिडर टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस एंड इट विल सेंड टू द गवर्नर। नेक्स्ट, therefore the ultimate power of passing an ordinary bill
इज वेस्टेड इन द असेंबली, यानी कि जो ज़्यादा पावर है या फिर अल्टीमेट पावर है बिल को पास करने का वो है असेंबली के पास, काउंसिल के पास इतना पावर नहीं है रिगार्डिंग ए बिल। ओके, याद रखें। आगे, एट द मोस्ट द काउंसिल कैन डिटेन और डिले द बिल फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंसिल के पास जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ डिले कर सकते हैं। ओके, लेट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 4 महीने तक। ओके, पहले इंस्टेंस में 3 मंथ्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट टाइम अगर वो भेजा जा रहा है, सेकंड टाइम अगर वापस वही सेम बिल को भेज रहे हैं, देन मैक्सिमम टाइम पीरियड उनके पास जो है वो है 1 मंथ। तो 3 और 1 मिला के 4 मंथ मैक्सिमम ये डिले कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बिल, और इससे ज़्यादा कोई पावर काउंसिल के पास नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग। और ये जो है हमारे स्टेट्स लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कहा गया है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है दोनों हाउसेस में किसी बिल के लेके, देन इन दैट केस देयर विल नो प्रोविजंस ऑफ जॉइंट सिटिंग नहीं होगा स्टेट्स के केस में। Moreover, when a bill is originated in the council and sent to the assembly is rejected by the assembly, the bill ends and become dead. अगर कोई बिल इनकेस काउंसिल में ओरिजिनेट होता है और वो असेंबली में भेजा जाता है और असेंबली उसे रिजेक्ट कर देती है, देन द बिल विल कंप्लीटली एंड, वो आगे नहीं बढ़ सकती और इट विल बिकम डेड, ये याद रखें। Finally, thus the council has been given much lesser significance, position and authority than that of the Rajya Sabha and the center. Okay, तो ये इसकी अगर हम कंपैरिजन करें, जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर कंपैरिजन करें विद दैट ऑफ राज्य सभा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इनके पास कम सिग्निफिकेंस, लेस इंपॉर्टेंस है। वो इनके पोजीशन को भी अगर हम देखें या फिर इनके अथॉरिटी रिगार्डिंग द बिल्स ऑल्सो इफ यू कंसिडर, तो इनके पास बहुत कम पावर है। ओके, रिगार्डिंग बिल्स, तो ये जरूर याद रखें। इट इज अ बेसिक कंपेरिजन बिटवीन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड राज्य सभा और द सेंटर। आगे बढ़ते हैं, एसेंट ऑफ द गवर्नर। ओके, फाइनली अगर दोनों हाउसेस से पास हो गया हो, देन उसे हम गवर्नर के पास भेजेंगे। गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या उनसे जुड़ी प्रोविजंस है, उसके बारे में देखते हैं। एवरी बिल आफ्टर इट इज पास्ड बाय द असेंबली और बाय बोथ द हाउसेस इन केस ऑफ ए बाइकैमरल लेजिस्लेशन इज प्रेजेंट टू द गवर्नर फॉर सेशन, यानी कि दोनों हाउसेस से पास होने के बाद, अगर बाइकैमरल है और अगर यूनिकैमरल है तो भी असेंबली से पास होने के बाद इसे गवर्नर के पास भेजा जाता है फॉर इज असेंट। और उनके पास क्या पावर है, ही हैज 4 ऑल्टरनेटिव्स बिफोर द गवर्नर। तो गवर्नर के पास भी 4 ऑप्शंस रहते हैं, 4 ऑल्टरनेटिव हैं। ओके, ही में एक्सरसाइज एनी वन ऑफ देम। पहला जो है ये अपना एसेंट दे सकते हैं बिल के ऊपर, अगर एसेंट देते हैं तो वो एक्ट बन जाएगा, फाइनली पास्ड हो जाएगा, एनफोर्स हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है, ही में विथहेल्ड हिज एसेंट टू द बिल, यानी कि ये बिल के ऊपर अपना एसेंट जो है विथहेल्ड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तीसरा जो है, ही में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं वापस हाउस में। एंड चौथा जो है, ही में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो फोर्थ ऑप्शन, ये सिर्फ गवर्नर के पास है। हमने जैसे कि देखा सेंटर के पास, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट के पास पहला 3 जो ऑप्शन है, पहला 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं, लेकिन गवर्नर के पास ये एक्स्ट्रा एक चौथा नंबर या फिर 4th नंबर ऑल्टरनेटिव भी होता है कि ये वो पर्टिकुलर बिल को कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए ये उसे रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ द गवर्नर गिव्स द असेंट टू द बिल, अगर ये अपना बिल दे देते हैं, द बिल विल बिकम एन एक्ट इज इन प्लेस्ड ऑन द स्टैट्यूट बुक, अगर तो ये फाइनली एक्ट बन जाएगा और वो पर्टिकुलर एक्ट एनफोर्स होने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। इफ ही विथहोल्ड्स हिज असेंट, द बिल एंड्स एंड बिकम्स डज नॉट बिकम एन एक्ट, अगर ये विथहेल्ड कर देते हैं तो वो जो पर्टिकुलर बिल है वो एंड हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन सकता। सेकेंडली, इफ द गवर्नर रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, देन द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, यानी कि वो जो दोनों हाउसेस होंगे फिर से वापस उसे अमेंडमेंट्स किए बिना या फिर अमेंडमेंट्स के साथ भेज सकते हैं वापस। अगर सेकंड टाइम जब ये प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर के पास, तो उन्हें अपना एसेंट देना ही पड़ता है। सो इसके हिसाब से अगर हम बात करें, ही एंजॉयज ओनली सस्पेंसिव वीटो, तो इनके जो पास होता है सिर्फ और सिर्फ सस्पेंसिव वीटो का पावर होता है, ये सिर्फ कुछ टाइम तक सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, जो पर्टिकुलर बिल को फाइनली रिजेक्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर रिजर्व किया जाता है बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, देन इन दैट केस द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज आल्सो नेसेसरी। तो उस केस में जो बिल के ऊपर प्रेसिडेंट का एसेंट भी बहुत जरूरी बन जाता है जब वो रिजर्व किया जाता है बाय द गवर्नर। ओके, सो इससे जुड़ी क्या पॉइंट है, पहले देखिए अपन ने बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब ये रिजर्व किया जाता है द प्रेसिडेंट में आइदर गिव हिज एसेंट, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट एसेंट भी दे सकते हैं, विथहेल्ड कर सकते हैं या फिर रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं वापस। तो ये 3 ऑप्शंस प्रेसिडेंट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके,
तो इस केस में और क्या होगा आगे, तो वन ए बिल इज सो रिटर्न द हाउस और हाउसेस टू रिकंसिडर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो इन दिस केस ये याद रखें, जब भी ये प्रेसिडेंट वापस भेजेंगे रिकंसिडरेशन के लिए तो इनके पास टाइम पीरियड होगा मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स, उसी के अंदर आपको रिकंसिडर करके वापस भेजना पड़ेगा टू द प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर। ओके, तो इस केस में जो है गवर्नर का कोई रोल आगे नहीं रहता। ओके, जब भी ये रिजर्व कर देते हैं किसी पर्टिकुलर बिल को, तो उसके उस टाइम पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट रहते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटर रहता है उनके बीच का ही ये बिजनेस रहता है। ओके, तो इसे 6 महीने के अंदर रिकंसिडर करके वापस भेजना पड़ता है प्रेसिडेंट के पास। तो द बिल इज प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंशियल एसेंट, प्रेसिडेंट के लिए सिग्नेचर के लिए वापस से इसे पेश किया जा सकता है। आफ्टर पास बाय बोथ हाउसेस विद और विदाउट अमेंडमेंट, चाहे अमेंडमेंट किए करे या फिर ना करें, वापस इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। एंड इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू सच ए बिल और नॉट। तो ये जो चौथा पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दूसरी बार भी अगर आप ये प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं देन इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। कहीं पे भी संविधान में ये लिखा नहीं गया है कि प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करेंगे ही करेंगे। ओके, ही मे रिजेक्ट द बिल और ही मे विथहोल्ड असेंट, ये अपना असेंट मना भी कर सकते हैं देने के लिए। ओके, तो ये पॉइंट बहुत जरूरी होता है। ओके, इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। आगे बढ़ते हैं, रिगार्डिंग मनी बिल्स, मनी की बिल्स के ऊपर अभी स्टडी करेंगे थोड़ा सा, इसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन से जानते हैं। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर द पासिंग ऑफ मनी बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि मनी बिल्स को पास करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मेंशन किया गया है। क्या है, दिस इज एज फॉलोस, उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे के सारे बहुत जरूरी हैं आपको जानना। तो पहला जो है, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और एक काउंसिल में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने देखा सेंट्रल लेजिस्लेचर के केस में जब भी हम बात करें तो जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। उसी प्रकार ये भी ऐसा हो सकता है इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो द सेम प्रोविजन इज अप्लाइड। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और सॉरी इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, यानी कि आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नर का, तभी आप इसे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। और ये नॉर्मली जो इंट्रोड्यूस किया जाता है इट इज ओनली बाय ए मिनिस्टर, कोई प्राइवेट बिल नहीं हो सकता आपका मनी बिल, यानी कि कोई प्राइवेट मेंबर इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, आगे, आफ्टर मनी बिल इज पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास होता है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाता है कंसिडरेशन के लिए। इट इज ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ओके, अगर यूनिकैमरल हो तो डायरेक्टली गवर्नर के पास जाएगा। द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज रेस्ट्रिक्टेड पावर विद रिगार्ड टू मनी बिल, तो इस केस में भी जो इनके पास जो पावर होता है रिगार्डिंग मनी बिल ये बहुत कम है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड पावर ये एंजॉय करते हैं। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है देखिए, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल, तो ये रिजेक्ट नहीं कर सकते, साथ ही साथ ये अमेंडमेंट भी प्रपोज नहीं कर सकते, ना ये रिजेक्ट कर सकते ना ये अमेंडमेंट कर सकते हैं मनी बिल के ऊपर। ओके, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ओनली कैन मेक रिकमेंडेशंस एंड मस्ट रिटर्न द बिल टू द असेंबली विद इन 14 डेज। तो उस केस में जो ऑर्डिनरी बिल्स का केस था उस केस में उनके पास 3 महीने तक का टाइम था, लेकिन यहाँ पे जो है मैक्सिमम 14 डेज। ओके, 14 दिन के अंदर आप रिकमेंडेशन दे ना दें, रिजेक्ट और अमेंडमेंट तो नहीं कर सकते, वापस इसे फिर से असेंबली के पास भेजना ही पड़ेगा। ओके, विद इन 14 डेज टाइम लिमिट है। नेक्स्ट जो है, द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, तो जो भी ये रिकमेंडेशन देंगे काउंसिल उसे कंप्लीटली रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ को एक्सेप्ट करेंगे कुछ को रिजेक्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो उनके ये कंप्लीटली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि ये रिकमेंडेशन को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ओके, आगे, अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, इफ द असेंबली एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द मॉडिफाइड फॉर्म, अगर फाइनली इनके जो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं तो ये कंसीडर किया जाएगा कि वो जो रिकमेंडेशंस के साथ यानी कि जो मॉडिफाइड फॉर्म चेंजेस के साथ ये एक्सेप्ट हो गया यानी कि पास हो गया बाय बोथ द हाउसेस, ये कंसीडर किया जाएगा। अगर ये अपना रिकमेंडेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, ओके, इफ द असेंबली डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन द बिल इज देन डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउस, तभी भी ये माना जाएगा कि बोथ द हाउसेस ये पास हुआ है। एंड सर फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये ओरिजिनल फॉर्म में ही पास हुआ होगा, जैसे कि असेंबली से काउंसिल में आया था उसी फॉर्म में। ओके, रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और इसे कंसीडर किया जाएगा कि ये दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। आगे, इफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज, तो अगर ये 14 डेज के अंदर अंदर ये इसे रिटर्न नहीं करते तब भी ये कंसीडर किया जाएगा कि ये बिल पास किया जा चुका है। ओके, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस एट द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, उतने दिन के अंदर आप ये रिटर्न नहीं करते असेंबली को, देन इट विल बी आल्सो कंसीडर्ड कि आप इसे फाइनली एक्सेप्ट कर चुके हैं और ये पास हो गया है दोनों हाउसेस में और फाइनली ये गवर्नर के पास भेजा जाएगा। Thus the legislative assembly has more power than legislative council with regard to a money bill, तो इसमें भी इस केस में भी अगर हम बात करें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारा इसके पास ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिगार्डिंग मनी बिल्स आल्सो। ओके, तो इनका कोई भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। ओके, काउंसिल का।
कोई भी बात वो नहीं सुनेंगे, दे डू एज दे वांट। ओके, तो इतना पावर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बेसिकली। एट मोस्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिटेन और डिले मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिले कर सकते हैं मनी बिल्स के केस में 14 डेज मैक्सिमम, और जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उस केस में 4 मंथ्स मैक्सिमम। ओके, तो ये प्रोविजंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, फाइनली जो मनी बिल होता है ये गवर्नर के पास भेजा जाएगा उनके असेंट के लिए। उस केस में ये इनके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। ओके, पहला है ये अपना असेंट दे सकते हैं, दूसरा जो है ये विथहेल्ड कर सकते हैं, और तीसरा जो है ये रिजर्व कर दे सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन और प्रेसिडेंशियल असेंट। ओके, तो ये 3 केसेस में से वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑर्डिनरी बिल्स में देखा, इनके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, 4 ऑल्टरनेटिव रहते हैं। उसी प्रकार मनी बिल्स के केस में नहीं रहते, इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 ऑप्शंस ही बनते हैं। ओके, गवर्नर के। बट ही कैनॉट रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उसे फिर से रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता, बिकॉज जो भी प्रोविजंस होंगे दैट इज ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर, इसलिए उसे फिर से रिकंसिडरेशन करने के लिए नहीं भेजते वो। नॉर्मली द गवर्नर गिव्स हिज असेंट टू द बिल एज इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर विद हिज प्रायर परमिशन। तो ये जो होता है नॉर्मल केसेस में, मनी बिल्स के केस की अगर हम बात करें तो अब ये अपना असेंट दे देते हैं डायरेक्टली, बिकॉज ये उनके ही परमिशन से इंट्रोड्यूस किया रहता है। ओके, द बिल होता है, तो उसी वजह से ये दे देते हैं। और क्योंकि वो ऑलरेडी परमिशन दे चुके हैं तो एसेंट ना देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, इसलिए वो ऑलरेडी अपना एसेंट दे देते हैं नॉर्मली। व्हेन ए बिल इज रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाता है कोई पर्टिकुलर मनी बिल, देन ही मे आइदर गिव हिज असेंट और विथहोल्ड हिज असेंट बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट। तो उस केस में भी मनी बिल्स के केस में ये एक्सेप्शन है, याद रखिए। इनके पास 2 ही ऑल्टरनेटिव्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास अगर ये रिजर्व किया जाता है। पहला जो है ये अपना एसेंट देते हैं या फिर विथहोल्ड करते हैं, रिकंसिडर करने के लिए भी वापस नहीं भेज सकते। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसी के साथ आज के हमारे जो वीडियो है वो खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।